तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं इसको इरेज करूं यहाँ से, देखो तीनों प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, अलग अलग कट कर रही थी, तो ये क्या बनाती थी? एक बंद आकृति बना रही थी, जिनका नाम हमने क्या रख दिया? ए बी सी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं? तीन। ठीक है, तो त्रिभुज में तीन रेखाएं, तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इधर देखो, पहली भुजा हमने ले ली कौन सी? ए बी। ठीक है, दूसरी क्या ले ली हमने? बी सी। तीसरी क्या है? सी ए। ठीक है, और त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं। मान लो कोण 1, कोण 2, कोण 3। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? तीन कोण भी होते हैं। अब इनके कोण के नाम लिखना चाहो तो क्या लिखो? कोण ए और कोण बी, कोण सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद आपके पास क्या है? त्रिभुज की तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष वो बिंदु होते हैं जहाँ पर दो रेखाएं आके आपस में मिलती, उनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। हमारे पास शीर्ष क्या क्या है? शीर्ष है हमारा ए शीर्ष है, और बी है, और सी है। इतने शीर्ष हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम सर्वांग समता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो त्रिभुज क्या है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा जो बंद आकृति बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं। नंबर 1 हो गई हमारी ए बी, दूसरी हो गई बी सी, और सी ए। और इसमें तीन कोण होते हैं, ए बी सी। ठीक है, और इसमें तीन शीर्ष भी होते हैं, वो भी हमने बता दिया। इसके बाद जब आएगा टॉपिक तो वो क्या होगा? तुम्हारा सर्वांग समता। तो ये त्रिभुज से ही रिलेटेड होगा। सर्वांग समता क्या है, सर्वांग समता का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में। तो ऐसी आकृतियां जो समान आकार की हों, वे आकृतियां जो समान आकार की तथा समान अमाप की। अमाप मतलब समझ रहे हो? अमाप का मतलब होता है उसका जो लंबाई चौड़ाई और ये सब कुछ होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो फिर क्या होंगी? तुम्हारी सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी। जैसे मैं बोल दूं तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ले लूं, ए बी सी। ए है आपके पास बी है, सी है, और मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। ये आपकी 5 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए? 5। ये आपकी 4 है, तो ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए? 4। तब दोनों आकृतियां क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी। मोटा मोटा कहें तो अगर हम दूसरी आकृति को उठा के पहली आकृति के ऊपर रख दें तो क्या होना चाहिए? वो दूसरी आकृति में दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें मैं 2 ट्रायंगल ले लूं, ये इसमें क्या हो रहा है कि देखो, पहले अगर सही मायने में देखो तो तुम्हें ये नहीं बता सकते हो कि पीछे भी एक ट्रायंगल है ना? तो अगर हम इसको ले लेते हैं, एक ए बी सी है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है ना, ए बी सी। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक के ऊपर एक को रख दूं तो क्या होगा? दिखेगा नहीं पीछे वाला। नोट ले लो 10 की, 10 की अगर नोट ले लोगे तो वो क्या करेगा? एक नोट को दूसरे नोट के ऊपर रख दो तो क्या होगा? पीछे वाली नोट नहीं दिखेगी, तब भी वो दोनों क्या हो जाएंगी? आकृतियाँ सर्वांगसम हो जाएंगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लो, उसमें भी क्या होता है कि तुम्हारा पासपोर्ट साइज में एक फ़ोटो बस सही से कटी होनी चाहिए। तो अगर एक फ़ोटो के ऊपर रखे दो दूसरी फ़ोटो को तो क्या होगा? नीचे वाली दिखती है क्या? नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाएगी। कहने का ये मतलब है कि वे आकृतियाँ जो समान आकार की हों, पहली बात तो उनका ढांचा कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऊपर से उनके क्या होना चाहिए? जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उनके बीच में बने कोण हैं, वो भी सब क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब जाके ऐसा क्या होगा? सर्वांगसम कहलाएंगी। ठीक है, इतनी सी बात है। और इसके बाद क्या होना चाहिए कि उनके कोण भी बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई, इनके बीच के जो कोण बनेंगे वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ तो आपके पास आएगा कि ए बी बराबर होना चाहिए किसके? पी क्यू के, है ना? और क्या होना चाहिए? बी सी किसके बराबर होना चाहिए? क्यू आर के। और क्या होना चाहिए? ए सी या सी ए क्या होना चाहिए तुम्हारे? पी आर या आर पी के। ये सब पहले बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये क्यों? क्योंकि ये भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाएं। और इसके बाद आपके कोण देख लो, इसके कोण क्या है आपके? ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, तब जाके सर्वांगसम कहलाएंगी चीज़ें। और कोण बी बराबर होना चाहिए किसके? कोण क्यू के। कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के, तब जाके ये क्या हो जाएंगे?
सर्वांगसम कहलाएंगी। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इन त्रिभुजों के जब भी नाम लिखेंगे उस पर भी फोकस रखेंगे। ऐसा नहीं कि नाम कुछ भी लिख दें। जैसे तुम्हारा हो जाए ये त्रिभुज क्या हो, ए बी सी, क्या लिख दें यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और त्रिभुज अब वैसे ही लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये नाम लेने में देखो पहले क्या होता है, अगर हम यहाँ से ए बी भुजा उठाएं तो यहाँ से कौन सी आएगी, पी क्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ से हम बी सी लें तो यहाँ पर क्या आएगी, क्यू आर। और यहाँ से अगर हम सी ए ले रहे हैं तो यहाँ से क्या लगे आएगी, आर पी आएगी। कोण की बात देख लो, यहाँ से कोण ए आ रहा है तो कोण यहाँ से क्या आ रहा है, कोण पी आ रहा है। कोण बी आ रहा है तो यहाँ पर से कोण क्यू आ रहा है। कोण सी आ रहा है तो यहाँ पर कोण कौन सा, आर आ रहा है। ये चीज आप गौर कर रहे हो, सर्वांग समता में ये चीज हो रही है कि हर एक पार्ट उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर, मतलब कि उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब जाके सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसम होने के 2-3 नियम हैं कि आप अगर, एक तो है किसी चीज को काट काट के सर्वांगसम दिखाओ। ठीक है, मान लो 2 त्रिभुज हैं, गत्ता लिया, इसको उठा के काट दिया। ठीक है, अब अचानक से तुम कहीं पड़े 2 गत्ते मिल गए, ऐसे ही त्रिभुज कटे हुए, अब उनको कैसे बताओगे कि वो सर्वांगसम है। ठीक है, उठा के एक दूसरे के ऊपर रख दोगे, अगर दिखेगा तो सर्वांगसम नहीं होंगे, एक गत्ते के ऊपर दूसरा गत्ता, अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, कुछ गणित के नियम भी हैं जिनको हम ये शो कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने त्रिभुज बने हुए हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि सर्वांगसम है कि नहीं है। ठीक है, अभी हम उन नियमों को पढ़ेंगे। पहला एक नियम है, उसके बाद हमारे क्या है, प्रमेय है। पहला नियम और उसके बीच में क्या है, उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर प्रमेय को सॉल्व करेंगे। देखो इधर, इस सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं, जैसे 2 त्रिभुजों को क्या लिए तुमने, सर्वांगसम करवा दिया। अब सर्वांगसम कर दिया तो क्या होना चाहिए कि उनके सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनको हम शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो शॉर्टकट में क्या लिखा होता है, CPCT। जब इंग्लिश मीडियम का लड़का आता है तो डायरेक्ट वो तुरंत बोल देता है कि हाँ सर CPCT से हो जाएगा। CPCT का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, P का मतलब होता है पार्ट्स, और C का मतलब होता है कैंग्रुएंट, जिसको हम बोलते हैं सर्वांगसम। ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। ठीक है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लेके देखूं, अभी मैंने एक त्रिभुज लिया था। ठीक है, अब हमें ये दिए रखा है 3 और ये कितना था 5 और ये 4 था, ABC, और हमारे पास एक ट्रायंगल और था, क्या था, PQR, PQ और R, ये भी तुम्हारा 3, 5 और 4। अब हमारे पास तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अब हम उनके अगर एंगल लिखना चाहें ना तो अपने मन से लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज मैंने नहीं बताई, वो है कि आप सर्वांगसमता का साइन कैसे बनाएंगे। जैसे बराबर का साइन तो तुमको पता है कि बराबर का साइन ऐसे बनता है, सर्वांगसम का चिन्ह कैसे बनाएंगे, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे बनता है, जैसे तुमने क्या किया, एक बराबर बना दिया, उसके ऊपर ऐसे करके थोड़ा सा कर्व लाइन बनानी होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, ये चिन्ह होता है सर्वांगसमता का। ठीक है, कांग्रुएंस का सर्वांगसमता का चिन्ह यहाँ पर बना दो आप, ये हो गया ऐसे कहीं। ठीक है, बनाओ इधर। एक सर्वांगसमता का नियम पहला है कि भुजा कोण भुजा, SAS, साइड एंगल साइड, ये क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और क्या है तथा उनके संगत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा क्या हो, इस भुजा के बराबर हो, तो इनका संगत कोण जो बनेगा ना, इस रेखा और इस रेखा का कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कोण इसमें, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण हो जाए और इसको इस त्रिभुज में ये कोण हो, तो सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर है किसके, PQ के।
ठीक है। और AC किसके बराबर दिया है? AC बराबर है किसके? PR के। PR के, देखो पहले AC बराबर है PR के, ये आपको दे रखा है। इनका संगत कोण कौन सा है? कोण A बराबर है कोण P के। देखो भुजा कोण भुजा, ठीक है। अब इनको एक चीज गौर करना कि ये भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अगर भुजाओं के संगत कोण ये भी बराबर हो रहा है तो हुआ क्या? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में? सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं सर्वांग समता की परिभाषा के अनुसार, क्या है? सर्वांग समता के नियम के अनुसार, के नियम के अनुसार क्या होगा? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। मैं वही चीज फिर से बोल रहा हूँ, ABC त्रिभुज PQR बिल्कुल सीक्वेंस में लेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे AB लेना हो तो यहाँ से मेरा क्या आएगा? PQ आए। अगर मैं BC लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा? QR आ जाए। और यहाँ से मैं CA लूँ तो यहाँ से RP आ जाए। फिर कोण की बात करेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो अभी मैंने बताया कि CPCT भी एक नाम की चीज होती है। CPCT का मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं? संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण Q, ठीक है। अब CPCT से देख लो क्या क्या बराबर हो जाएगा। CPCT से कोण B बराबर भी हो जाएगा तुम्हारा किसके? कोण Q के। और कोण C बराबर हो जाएगा तुम्हारा कोण R के, ठीक है। और तुम्हारी ये भुजाएं तो बराबर ही हैं, फिर तुम्हारी ये जो BC हो जाएगी ना, ये भी आपस में बराबर हो जाएगी QR के। देखो पहले अब इस त्रिभुज को तुम उठा के इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो पूरा ओवरलैप कर लेगा, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है सर्वांग क्षमता, और बड़े मजेदार है तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत होगी। इससे पहले जो कोण और रेखा थी ना, वो थोड़ा तुम्हें परेशान कर रही थी, लेकिन ये परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ा सा नियम कानून ध्यान रखना, जैसे कि इसमें क्या होना चाहिए? भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनके जो संगत कोण है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये दे दिया और एक त्रिभुज आपको दे दिया, मान लो ये, ठीक है। उसने ये बोल दिया कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और कोण उसने ये बोल दिया कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो क्या ये संगत कोण बना रहे हैं क्या? नहीं ना। तो ये फिर तुम्हारा सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, याद रखो। क्योंकि इनका संगत कोण जो होगा ना, वो संगत कोण ये होगा, जब ये बराबर करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो फिर सर्वांगसमता रूल फॉलो नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो तुम्हारे चित्र में दे रखा है OA जो है ना, ये वाली भुजा किसके बराबर है? OB के, ठीक है। और तुम्हारा OD बराबर है OC के, OD बराबर है OC के, ठीक है। तो तुम्हें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। अब हम क्या ले रहे हैं? दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, हल लिखते हैं, हल। और ऐसे ही करना है, त्रिभुज AOD ले लो, त्रिभुज AOD, ठीक है। त्रिभुज AOD कहाँ दिख रहा है तुम्हें? AOD मिल गया। और क्या है? तथा त्रिभुज BOC, ठीक है, BOC, ठीक है। अब याद रखो AO, अब त्रिभुज के नाम के हिसाब से हम चलेंगे। मैंने क्या बोला था? AO बराबर होना चाहिए किसके? BO के या OB के, BO के, ठीक है। तो AO बराबर है, वो दिया हुआ है, आपको दिया है ना, ठीक है। OA बराबर है आपका OB के, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? OD, ये OD किसके बराबर होगा? OC के, है ना, ये भी दिया हुआ है आपको। OD बराबर है OC के, ये भी आपको दिया है। और एक बात देखो, ये कोण O है ना, ये क्या है? दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या होता है? उनके बना कोण क्या होता है? आपस में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो कोण O बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिखो, इस कोण का पूरा नाम लिखो, कोण AOD, कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC के,
क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। अब कुछ याद आ रहा है आपको? अभी भी नियम पढ़ाए। क्या नियम पढ़ाए थे? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और उनके संगत कोण, देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और उनके बीच का जो संगत कोण है ये भी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के। काहे से? SAS ऐसे लिखना है पूरा, वैसे एग्जाम में SAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या हो गया? सर्वांगसम हो गए, तो जाहिर सी बात है इसके संगत भाग आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ आगे आ जाए, यहाँ पर इधर CPCT लिख देते हैं। CPCT से सबको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर हो जाएगा किसके? कोण B के। कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के। देखो पहले कैसे हो रहा है, देखो मैं एक बना रहा हूँ Z, ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक Z में थोड़ी देर के लिए ये देख लो, आपके पास आ रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अभी हम लोग लाइन और कोण पढ़ के आए हैं। ठीक है, रेखा और कोण, तो रेखा और कोण में क्या होता था? जब दो समांतर रेखाएं हों और उनकी तिर्यक रेखा किसी को काटे, दोनों रेखाओं को काटे, तो क्या होते? उनके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। यही पढ़े हो ना, ये एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कोण बना रहे हैं? एकांतर अंतः कोण। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अंतः कोण है। ठीक है, अगर ये एकांतर अंतः कोण है तो जाहिर सी बात है कि CD समांतर होगी AB के। ठीक है, AD दे रखा है क्या? नहीं, कुछ गलत है, BC समांतर होगी AD के। सही है, एग्जैक्ट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः AD समांतर है किसके? BC के। BC है ना? ठीक है, ओके, BC। ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके।